बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और अब तक जो इतलात आ रही हैं इसराइल भरपूर हमले करता जा रहा है ईरान के ऊपर और ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी गुज़श्ता रात से शुरू कर दी थी और तल अवीव के अंदर मुख्तलिफ़ जो टारगेट्स थे ईरान ने जो सेट किए हुए थे उनको बखूबी निशाना बनाया और मिज़ाइल दागे 200 के करीब ये मिज़ाइल दागे गए हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान ये दावा कर रहा है कि जितने भी तकरीबन 3 F-35 जो प्लेन्स हैं वो मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इसराइल की तरफ से इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की गई। साथ ही साथ जो अभी तक की जो इतलात हैं वो इसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो इसराइली जो दावा है कि उन्होंने ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, जो फ्रेश अटैक्स हैं उनके अंदर, और तकरीबन अब तक 9 साइंटिस्ट जो हैं वो मारे जा चुके हैं, ईरान के शहीद हुए हैं। और जो दीगर इसमें आप कह लें कि जो डिप्टी कमांडर्स थे, कल भी हमने देखा कि 6 के करीब जो सुप्रीम कमांडर्स थे मुख्तलिफ़ फोर्सेस के उनको शहीद किया गया और आज उनकी तादाद 9 हो चुकी है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तेहरान सिटी के अंदर, मशहद के अंदर, तब्रेज़ के अंदर और दीगर जो बड़ी बड़े शहर हैं ईरान के, उन सब में मुसलसल जो है वो लोग सड़कों के ऊपर हैं। और आज योम गदीर का दिन है। ये वो दिन है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को हज के बाद जब वापसी हो रही थी मदीना की तरफ, उस वक्त एक गदीर खुम का मुकाम था, वहाँ पर खड़ा करके उन्होंने उनकी वलायत का दावा किया था और उनका हाथ बुलंद करके कहा था कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो ईरानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ उनकी जो उनके साथ जो निस्बत है वो यकीनन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस हवाले से वहाँ पर ये योम गदीर के हवाले से जो तकरीबात हो रही हैं उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में ईरानी जो हैं वो सड़कों पर हैं और अपने वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए और अपनी अफवाज को बकअप करने के लिए वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। ये बिल्कुल उसी तरह के मनाज़र हैं जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अभी हालिया कशीदगी हुई थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि पाकिस्तान की जितनी भी आवाम थी वो सड़कों पर निकली और अपने मुसल्लह अफवाज को उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए उन्होंने भरपूर रैलियाँ निकाली, सड़कों पर आए और जश्न मनाया जब पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की। तो अभी तक जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दिया। और ये सारी जितनी भी जो परसों से जुम्मे की दिन से ये स्टार्ट हुई सुबह अर्ली मॉर्निंग, और अब तक जो कैजुअल्टीज़ हैं जो रिपोर्ट हुई हैं वो तकरीबन 80 के करीब जो है शहादतें हुई हैं ईरान के अंदर। उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं और तेहरान के अंदर ख़ास तौर के ऊपर 20 बच्चों की शहादत है। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जिनको इसराइली फ़ौज ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। मैंने कल भी अपने वीलॉग में कहा था कि ये स्पेशलिस्ट हैं। नेतन्याहू जो है ये एक दरिंदा है, ये इंसान नहीं है। इसकी शक्ल अगर आप गौर से देखें तो आपको ये बाकायदा एक इसके शक्ल के ऊपर एक दरिंदगी नज़र आती है। और उस दरिंदगी को अगर आपने देखना है तो आप फ़लस्तीन के अंदर उस दरिंदगी को देखें जहाँ पर इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है कि निहत्ते लोगों को रोज़मर्रा की बुनियाद पर काटना, उनको ज़बह करना, उनको शहीद करना, ये उनके मामूल का हिस्सा है। तो शायद उनकी तशफ़ी नहीं हो रही थी और अभी उसने नेतन्याहू ने ये अनाउंसमेंट की है कि ये सारी जो अटेंशन है वो हमने फ़लस्तीन से हटाकर ईरान की तरफ मोड़ दी है। और ये साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट भी आ रही है कि ये अटैक्स जो हैं वो आइंदा 2 हफ़्तों तक जारी रह सकते हैं। दूसरी तरफ इस जंग ने, जो ईरान और इसराइल की जंग है, इसने हमारे अंदर की जो एक लिबादे थे वो भी सामने आ गए हैं कि हम किस तरह के लोग हैं। अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप अंदाज़ा लगा लें कि मसलक की बुनियाद के ऊपर लोग जो हैं वो ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसको ज़ाहिर है उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कि जी वो शिया जो पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये आप अंदाज़ा लगाएं, मुसलमानों की हालत का अंदाज़ा लगाएं। फिर ये रोते हैं ये मुसलमान, ये कहते हैं कि जी हमें हर जगह पे मारा जा रहा है। और क्यों? आपके अंदर यूनिटी नहीं है, आपके अंदर यूनिटी नहीं है और उसका खुमियाजा जो है वो आप लोग दुनिया में भुगत रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है, उसमें हम नहीं पढ़ते। साथ ही साथ एक ख़बर ये भी आई है कि ईरान के अंदर कुछ 5 जो लोग हैं मुश्तबा लोग जिनको गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये
इसराइली एजेंट्स थे जिनको गिरफ़्तार किया गया है। अभी तक इसकी तस्दीक इसराइल की तरफ से नहीं हुई, लेकिन जो अभी तक की इतलात हैं उसके मुताबिक जो ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लेम है वो ये है कि 5 जो स्पाई थे जो वहाँ पर इसराइल के लिए काम कर रहे थे, उनको यज़्द शहर है ये, वहाँ से इनको गिरफ़्तार किया गया और उनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। अब अगर आप अगले स्टेप पे जाते हैं तो आलमी बरादरी की तरफ से हमने देखा है कि बहुत सारी कॉन्डेमनेशंस भी आई हैं। पाकिस्तान ने कल नेशनल असम्बली के अंदर 2 करारदादें और नेशनल असम्बली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी करारदादें पास की। आज भी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी कौमी असम्बली का इजलास जारी है और जो बजट की जो स्पीचेस थी उनसे हट कर इसके ऊपर ईरान और जो इसराइल के दरमियान कशीदगी है इसके ऊपर भी पाकिस्तानी लॉ मेकर्स ने अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखा और पाकिस्तान की तरफ से बड़ा 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो ये जंग इसराइल ने इम्पोज़ की है और ईरान अपना दिफा और उसकी रिटेलिएशन का हक़ जो है वो रखता है। और इस तरह तमाम जो इस्लामी ममालिक से अपील भी की गई है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि उन तमाम कंट्रीज़ को, मुसलमान ममालिक को एक जगह पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है और इसराइल का बाइकआउट किया जाए। ये एक ख्वाब हो सकता है, लेकिन इस्लामी ममालिक की क्या ही बात है। जो मैंने अभी आपको बताया है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब 1 महीना पहले तकरीबन वहाँ पर गल्फ़ के टूर पर थे और जिस तरह हमारे जो अरब लीडर्स हैं उन्होंने अपनी लड़कियाँ पेश की हैं, उनको औरतें पेश करके उनका इस्तकबाल किया है, तो इससे आप मुसलमानों की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब जब ईरान के ऊपर एक हमला होता है तो आप अपने सोशल मीडिया पर अपनी शैतानी जहन को किस तरह पेश करते हैं और ईरान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। ईरान एक इस्लामी मुल्क है और उसके ऊपर जो हमला है, कल आपके ऊपर आपकी बारी भी ये आएगी और फिर आप आपस में हंसी तमाशा कर लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे और क्या होता है। एनीवेज़, अगर हम अभी मैं आपसे एक इस बात को आगे लेकर चलते हैं कि ये दोनों मुल्क जो आपस में इस वक्त जंग की पोजीशन में हैं, इसराइल और ईरान, अगर इनका हम तकाबली जायज़ा पेश करें कि क्या ये दोनों मुल्क की जो ताकत है इस वक्त, फ़ौजी ताकत की बात मैं कर रहा हूँ, या डिफेंस जो उनका है वो किस तरह उसका कंपैरिजन क्या है, तो वो उस हवाले से आप ये बात जहन में रखें कि ईरान के ऊपर मुसलसल के 50 साल से 1979 के बाद अब तक ईरान को पाबंदियों का सामना है, सैंक्शंस का सामना है। उनका बैंकिंग सिस्टम बंद कर दिया गया है, उनकी प्रोडक्शन बंद कर दी गया है, वो कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते इंटरनेशनली और ना उनकी जो रसद है। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने अपना इन सैंक्शंस को अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया और दुनिया को ये बात साबित की कि ईरान वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने इन सैंक्शन से बहुत कुछ सीखा और आइंदा आने वाले दिनों में उन्होंने जिस तरह अपनी भरपूर दिफाई और दीगर जो ज़िंदगी के शोबे हैं जिसमें उन्होंने जिस तरह से कामयाबियां हासिल की हैं, उसकी मिसाल दुनिया में शायद ही कहीं मिलती हो। तो अगर इसराइल ये समझता है कि इन सैंक्शंस को, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके और उसके बाद वो एक हमला करता है और ताबड़तोड़ हमला करता है, आप इसराइल का अंदाज़ा लगा लें। इसराइल का मतलब ये है कि फ़्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें जो हैं वो उसके साथ हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा इसके ऊपर जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। इसराइल और ईरान की अस्करी क़ुव्वत को देखा जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ईरानी फ़ौज को दुनिया में 16वें नंबर पर रखा गया है। ये जो रेटिंग है ना, ये दुनिया की जो बनाती है, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, उसके मुताबिक जो ईरानी फ़ौज है वो 16वें नंबर पर है, जबकि इससे इसराइली फ़ौज जो है वो 15वें नंबर पर आती है। ये आप पहला इसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो फिर इसराइल अपने जंगी बजट पर 27 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च करता है, जबकि ईरान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है। ये कंपैरिजन है, 27 अरब और ईरान का 10 अरब। ठीक है जी। और साथ फिर मैंने आपको वो 5-7 मुल्क भी बता दिए हैं कि जो मिलकर इसराइल को सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, फिर इसमें हाजिर सर्विस फ़ौजी क़ुव्वत के लिहाज से ईरान का इसराइल पर पलड़ा भारी है। जो इस वक्त स्ट्रेंथ है फ़ौजियों की, अगर उसके हिसाब से हम देखें तो ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान के पास पासदाराने इनकलाब के, ये उनकी एक फ़ौजी यूनिट है, ईरान के पास पासदाराने इनकलाब के 1,90,000 गार्ड समेत 6,10,000 फ़हाल फ़ौजी मौजूद हैं जो इस वक्त वर्किंग पोजीशन में हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं। जबकि इसराइल की हाजिर सर्विस फ़ौजियों की तादाद जो है वो 1,70,000 है।
तो ये उसका कंपैरिजन है। इसराइल के पास इस वक्त जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। उसमें आप जिस तरह देख लें कि अमेरिका के F-35 जहाज़ हैं और जदीद तरीन जो इस वक्त डिफेंस सिस्टम है उनके पास है, जिसको आपने हालिया इस जंग के बीच में भी देख लिया कि उन्होंने ईरान के टॉप जो कमांडर्स थे उनको चुन चुन कर मारा गया। और उससे पहले इस्माइल हानिया जिनकी शहादत ईरान के अंदर ही हुई थी, उनको भी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर उन्होंने टारगेट किया। तो इससे आप उनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आगे जो इसराइल की जो फ़िज़ाइया के पास F-35 और F-15 समेत 340 फ़ाइटर जेट और 46 जो है ना अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा एक फ़िगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसराइल की फ़िज़ाइया के पास F-35, F-16, F-15 समेत ये 3 कैटेगरियाँ हैं। F-35, F-16 और F-15 समेत 340 फ़ाइटर जेट और 46 जो है ना अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जो इससे ईरान पर फ़िज़ाई बरतरी देते हैं। ज़ाहिर है ईरान के पास आपने बताया कि सैंक्शंस के वजह से बहुत उनके हर चीज़ के ऊपर असरअंदाज ये सैंक्शंस हुई हैं, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल कहीं पे भी आड़े नहीं आने दिया और अपनी टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से ख़ुद डेवलप किया। ये उनकी एक आप कह लें कि उनका ये कमाल है। इसके बरक्स ईरान के पास 312 पुरानी साख्त के अमरीकी और रूसी लड़ाका तैयारें हैं, जबकि 34 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ये अब अगर कंपैरिजन आप करते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ईरान के लड़ाका तैयारों में F-4, F-5, F-7, F-14 और रूसी साख्ता जो स्कोई और कुछ MiG-29 शामिल हैं। ये सारी टेक्निकल चीज़ें आपको इनका बखूबी पता है। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी थी उसमें हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। अच्छा, फिर फ़िज़ाई सलाहियतों में इसी कमी को ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम के ज़रिए पूरा करने की कोशिश की और उसकी आपने एक झलक देख ली। कल 200 के करीब उन्होंने मिसाइल जो हैं ईरानियों ने फेंके हैं इसराइल के ऊपर। तल अवीव के अंदर जाके वो बाकायदा लगे भी हैं और काफ़ी डैमेज हुआ है वहाँ पर। अभी तक वो इसराइली मान नहीं रहे। वो ना मानने वाली आदत उनकी ये हमारे पड़ोसियों की है कि जब वो नुकसान होता है तो वो मानते नहीं हैं कि हमारा नुकसान हुआ है। खैर एनीवेज़, ईरान के पास 300 किलोमीटर की रेंज वाले शहाब-1 से लेकर 2500 किलोमीटर तक मार करने वाला सुमार क्रूज़ मिसाइल है, जबकि हाइपरसोनिक अल-फतह बैलिस्टिक मिसाइल भी मिसाइल निज़ाम का हिस्सा हैं। इसराइल अपने मिसाइल प्रोग्राम पर तबसरा नहीं करता, लेकिन दीगर दस्तियाब मालूमात के मुताबिक इसराइल के पास 250 किलोमीटर रेंज वाले ये डेलाला मिसाइल हैं। डेलाला मिसाइल समेत 6500 किलोमीटर तक मार करने वाले, बड़ा लंबी रेंज है ये, 6500 किलोमीटर तक मार करने वाले जेरिको मिसाइल हैं। जेरिको 3 है ये। अब ये जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो बेहतर इसके ऊपर आपको रोशनी डाल सकते हैं। ये उनके नाम हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ईरान के पास ड्रोन्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। अब ये उसको एडवांटेज हासिल है जिसमें शहीद 129 और शहीद 136 शामिल है। ये उन ड्रोन्स की जो है वो नाम है जिससे उनको जाना जाता है, जो इसराइली दिफाई निज़ाम को नाकिस बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। जबकि इसराइल के पास हेरोइन और हेरोइप नामी ड्रोन्स भी हैं जो इंटेलिजेंस समेत बराह रास्त हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये वही हैं जिनको अभी रिसेंटली ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी किया गया है। ईरान और इसराइल के दरमियान हालांकि तकरीबन 2152 किलोमीटर का ज़मीनी फ़ासला है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि दोनों मुल्क एक दूसरे से कितने दूर हैं। उसके बावजूद लेकिन 3 अप्रैल और अक्टूबर 2024 में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला करके अपने मिसाइल और ड्रोन्स प्रोग्राम की अफादियत का भरपूर तरीके से मुज़ाहरा किया था। ये जो रिसेंट पिछला याद होगा आपको, जब ईरान ने अपने ये वाले मिसाइल इसराइल के ऊपर फेंके थे, तो उन्होंने ये 2152 किलोमीटर का जो ज़मीनी फ़ासला है वो बड़ा एक्यूरेटली तय किया और फिर जाकर तल अवीव के अंदर और दीगर जितनी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ थी उनके ऊपर जाकर वो बाकायदा तौर पर लगे और इसराइल को नुकसान पहुँचाया। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की बात की जाए तो ईरान के पास रूसी साख्ता S-300 मिसाइल समेत मुकामी तौर पर तैयार होने वाले 373 सिस्टम भी मौजूद हैं, जबकि हाल ही में कम फासले और ऊंचाई वाले आज़र खश को भी दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनाया गया। ये उनके अपने खुद जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसके बरक्स इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो 3 तहों पर मुश्तमिल है, जिनमें एरो सिस्टम,
डेविड स्लिंग और आयरन डोम शामिल हैं, जिनका शुमार दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में शामिल किया जाता है। ये आयरन डोम की अभी आपने देखी रिसेंटली झलकियाँ भी आपको नज़र आई होंगी। बहरी सलाहियतों की बात की जाए तो ईरान के पास 17 टैक्टिकल आबदोज़ों समेत 68 जंगी बहरी जहाज़ मौजूद हैं, जबकि इसराइल के पास 5 आबदोज़ें और 49 जंगी जहाज़ हैं। ये अब उनका जो आप कह लें कि नेवी का सिस्टम है उसकी बात कर रही हैं, इसमें ईरान को बरतरी हासिल है। अच्छा, फिर साइबर वॉरफेयर की सलाहियतों में इसराइल को दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शामिल किया जाता है। ये ज़ाहिर है जिसके साथ अमेरिका भी हो, फ्रांस भी हो, जर्मनी भी हो और दुनिया की तमाम ताकतें जिसके साथ मौजूद हों, तो उसको दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शामिल किया जाता है साइबर वॉरफेयर में। और इसराइल के पास GPS जैमिंग, ड्रोन इंटरसेप्शन और साइबर हमलों की सलाहियत भी मौजूद है। इसके बरक्स ईरान के पास इस मैदान में सलाहियतें काफ़ी लिमिटेड हैं। ये बेसिकली मैं आपको ये एक काबिल जायज़ा दे रहा था ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके सबसे बड़ी बात क्या है कि ईरान के पास ईमान की ताकत मौजूद है, और जिस कौम के पास ईमान की ताकत हो उसके साथ खुदा की मदद होती है, उसके रसूल की मदद होती है, और यकीनन वो दुनिया के हर जंगी महाज में ईमान की ताकत से वो लड़ता है दुश्मन के साथ और वो इसको फ़तह हासिल करता है। अब ये जो कशीदगी है इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है हमारे ऊपर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, और इसके साथ जो दीगर जुड़े हुए ममालिक हैं वहाँ पे भी। अब लग ये रहा है कि जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कॉन्डेमनेशंस आना शुरू हो चुकी हैं और ईरान को कहा जा रहा है कि आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, आप सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा करें, जो कि अजीब बात है कि हमला उसके ऊपर किया गया है और जब उसने अब जवाबी कार्रवाई की है तो उसके अब सब कहने शुरू हो गए कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें। दुनिया की हालत आप देख लें, ये हमारे जितने भी जिनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं इन ममालिक की हालत देख लें। एनीवेज़ इसमें चीन और रूस जो है, रूस ने बल्कि फौरी तौर पर अपनी इंटरवेंशन की है और सालसी की पेशकश की है, और यकीनन रूस का सामने आना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ चाइना की तरफ से भी आप देखेंगे कि आइंदा कुछ 24 घंटों के अंदर अंदर लग रहा है कि चाइना भी अपना जो है वो सालसी की पेशकश करेगा, क्योंकि अब जो सिचुएशन बन चुकी हुई है, अगर ईरानी अपने इन हमलों को नहीं रोकते तो फिर यकीनन अगर वो अमेरिकन एयर बेसिस को निशाना बनाते हैं या अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जाता है ईरान की तरफ से, तो जंग जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है और फैल सकती है। लेकिन वेस्ट का, मगरब का जो रवैया है और जो उसकी दोहरा मेयार है वो आपके सामने है कि एक तरफ तो वो लोगों को कहते हैं कि हम अमन के ख़्वाह हैं और दूसरी तरफ वो इस तरह की आज़ादी और ख़ुद मुख्तार कौमों के ऊपर जब दिल करता है अटैक कर देते हैं, और हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और फिर हम मसलकी बुनियादों पर एक दूसरे में उलझ जाते हैं, और फिर होता क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान ऑन दी एंड ऑफ द डे हम सब का है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं और दीगर जितने भी लोग हैं, इन सब का नुकसान है। तो उम्मीद ये की जाती है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस जंग को, इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए कम से कम रूस और जो चाइना है वो इस खित्ते में अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, और दोनों जो ममालिक हैं उनके दरमियान इस कशीदगी को कम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे।